प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो आइनी मामलात हैं वो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। जहां तरामीम की ज़रूरत है वहां पे तरामीम की जा रही हैं और ख़ास तौर पे जो कौमी यकजहती है उसका इजहार ये इस तरह से किया जा रहा है कि सब एक पेज पर हैं और कानून साजी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। ख़ास तौर पे हमने देखा कि जब पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से तरामीम मंजूर हुई। अब दूसरी तरफ जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को दरपेश वो है अमन व अमान का, सिक्योरिटी का, और इस वक्त दहशत गर्दी जो है वो पनप रही है, जिससे सबसे ज़्यादा सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हैं। और बार बार एक ही बात की जा रही है कि सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा और विफाक के जो करता धरता हैं उनका एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से जो पैगाम है पाक फौज का वो भी दो टोक और वाज़े है। और आज क्योंकि एक बड़ी अहम जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27वीं, जिससे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उसने खिताब किया उसमें, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने वाज़े कर दी। उन्होंने बताया कि जो जियो पॉलिटिकल मुकाबला आ रही है, सरहद पार दहशत गर्दी है और हाइब्रिड ख़तरात हैं, ये इस वक्त वो चैलेंजेस हैं जिनका पाकिस्तान को सामना है। अब इससे नबर्द आज़मा कैसे हों, इसके लिए उन्होंने जो है वो बड़ी अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि जो कौमी इत्तेहाद है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। तो एक तरफ ये बयानात आ रहे हैं, दूसरी तरफ हम आगे चलेंगे तो नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, वो इस सिलसिले में क्या कह रहे हैं उस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। शामी साहब, बहुत अहम ज़ाहिर है ये नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप, फील्ड मार्शल साहब जो हैं उन्होंने इससे खिताब भी किया। सवाल सर मेरा ये है कि वो तो ये कह रहे हैं ठीक है कि जी जो कौमी इत्तेहाद है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सर एक तबका ऐसा है जो कहता है कि कौमी इत्तेहाद सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो कौमी इत्तेहाद या कौमी यकजहती ज़रूरत है या ताकत है? ज़रूरत भी है और ताकत भी है। अच्छा, ये जो नेशनल डिफेंस वर्कशॉप है, जी हाँ, इसमें जो नस्ट है उसके अंदर इसका एक प्रोग्राम होता है, यानी इसमें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम होता है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU, वो इसमें मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी के लोग, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका एक ग्रुप जो है उसको ब्रीफिंग दी जाती है और कई दिन तक फिर कौमी अमूर से मुतल्लिक वो डिस्कशंस होती हैं जिसमें वो शरीक रहता है। सही। तो उसके शुरका जो हैं मुल्क भर से मुंतखब होते हैं और वो अब एक जो वर्कशॉप चल रही है उसके जो शुरका हैं उन्होंने GHQ का दौरा किया। सही। और वहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनसे भी मिलने का उनको शर्फ हासिल हुआ। तो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के जो दिफाई मामलात हैं और जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके हवाले से रोशनी डाली, बताया कि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने जो चैलेंज दरपेश था उसकी सालमियत को उसका मुकाबला किया है, फिर दहशत गर्दी का जिस तरह सामना कर रहा है, और बजा तौर पर कहा कि कौमी इत्तेहाद जो है वो वक्त की पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और ज़रूरत भी है। और आज बेहतर यह है कि GHQ में आज तो हमारे जो जनरल शमशाद मिर्ज़ा साहब, जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी, वो 40 साल कम बेश 40 साल फौज में गुजारने के बाद आज वो रिटायर हो गए। उनको अलविदाई तकरीब हुई उनके एजाज़ में और अपनी तर्ज के अनोखे जर्नैल थे, मुनफरिद। अच्छा, यानी यतीम हो गए, वालिद और वालदा दोनों की शफकत से महरूम हो गए और दोनों उनके यानी वालदैन चल बसे और उसके बाद वो बस उन्होंने यतीमी में परवरिश पाई और फिर फौज में आए और उम्र जो है बस फौज ही उनका ओढ़ना थी, फौज ही बचौना थी और फौज ही उन सब कुछ फौज थी और उन्होंने पूरी तवानाइयाँ फौज पे कुर्बान कर दी। और आज वो 40 साल गुजार के रुखसत हुए हैं। तो सबसे आला जो ओहदा है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसके चेयरमैन रहे। और इसका सर हम ये कह सकते हैं कि तारीखी इस एतबार से कि ये आखिरी दफ़ा आखिरी बार यही अब ये मनसब ख़त्म हो गया। हाँ, ये मनसब कायम किया था जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जब वो सकूत ढाका के बाद
सही। जब वो सदर बने, फिर वजीर आजम बने, तो ज़रूरत क्यों शामिल इसकी महसूस हुई? इसीलिए ज़रूरत थी कि एक कोऑर्डिनेशन हो तीनों अफवाज में, और उसकी वजह से ये ओहदा तख्लीक किया गया और कमेटी पूरी बनाई गई जिसमें सारे चीफ जो हैं आर्मी, तीनों फौजों के चीफ जो हैं, नेवी और एयरफोर्स और आर्मी के सरबराह जो है उसमें उसका रुकन होते हैं। लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल के जो उनका मतलूब था, ये ओहदा जो है यानी उस तरीक़े से तवाना हो नहीं सका, यानी जिस तरह से तवक्को की जा रही थी। अच्छा, बहरहाल जो एटमी प्रोग्राम है उसकी निगरानी इसके ज़िम्मे थी चेयरमैन के। यानी हम ये कह सकते हैं कि सेरेमोनियल पोस्ट थी एक तरह की, यानी रस्मी बन के रह गई एक लिहाज से। अच्छा, जैसे सदर पाकिस्तान है उसी तरीक़े से ये चेयरमैन बन के रह गए। ठीक। और लेकिन अब ये है कि उसका अब ये जो हालिया हमारी जंग हुई है, जो झड़पें हुई हैं भारत से, उसके बाद ये सोचा गया कि भाई ये एक बड़ा ताकतवर जो मनसब होना चाहिए, तो एक नया मनसब क्रिएट किया गया जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। उस पर फील्ड मार्शल हमारे आसिम मुनीर जो है उनका तकर्रुर हुआ है। वो पहले इस लिहाज से पहले सरबराह होंगे और वो 5 साल इस ओहदे पे फाइज रहेंगे। इस सिलसिले में शाहिद साहब कोई यानी क्या होगा, कोई तकरीब आपको लग रहा है कि होगी, या कोई हलफ उठा सकते हैं? कुछ कह नहीं सकता, छड़ी हवाले की जाए, क्योंकि छड़ी तो अब ऑलरेडी वो है नहीं उनके पास, क्योंकि अब पहले वो हैं तो किसी दूसरे की छड़ी तो उनके काम नहीं आएगी ना, उनकी तो अपनी छड़ी होगी पहली कोई छड़ी। तो मगर ये है अब छड़ी तो उनके पास मौजूद है ना, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे हलफ उठाया था उस वक्त छड़ी मिल गई उनको। लेकिन अब ये है कि ये हो सकता है वो नया हलफ उठाएं, अच्छा, और हो सकता है ना उठाएं, कोई जो हलफ उठा चुके हैं, सिंपल कोई नोटिफिकेशन ही आ गया, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हलफ उठा लिया और उसी ओहदा उनके पास है, उसमें अब नया टेनर उनका शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो एक यानी इसकी काबिल ज़िक्र बात नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं साहब कि अब कल के बाद से एक नए दौर का आगाज जो है, नए दौर का आगाज हुआ, इसमें कोई शुबा नहीं होगा। एक फौजी हाई कमान जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है और दायरा के जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उनको ये फ़ख्र हासिल हुआ है और कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के पहले सरबराह होंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है उसकी दफ़ाई ताकत जो है मज़ीद मजबूत होगी और मरबूत होगी। और आज तो देखे ना, नेवी जो हमारी पाक नेवी है, हाँ जी, उसका एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा भी हुआ है, वो भी पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। हाँ जी, और उसकी बड़ी धूम मची है। तो पाकिस्तान फ़ौज ने, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उन्होंने अपने फ़राइज़ जो हैं बहुत कमाल यानी हुस्न खूबी से अंजाम दिए हैं और हम उन पर बेज़ात तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। इसकी शामिल से ज़रा टेक्निकलिटीज़ पे भी आते हैं, लेकिन एक तो ये कि जो वहाँ आज बात हुई, आर्मी चीफ ने कही कि जी मनशियात की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम पेशा नेटवर्क्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर जो है उन्होंने ब्रीफिंग दी। ये वही गालिबन बात है जब आप भी वहाँ पर गए थे, बताया गया था वादी तीरा से मुताल्लिक कि वहाँ पर किस तरह से कि ये पुष्पनाही की जा रही है, होती है, काश्त भी होती है यानी पोस्ट की, और फिर मुनशियात की स्मगलिंग भी होती है और ये रास्ते में, और फिर उसके बाद मुनशियात छोड़े गाड़ियाँ आती हैं, डीजल आता है, तो मतलब बहुत कुछ, और एक लंबा बॉर्डर है और उसमें अब बताया ना जनरल शरीफ ने कि 20 किलोमीटर के बाद उसमें तो एक पोस्ट है और फिर अगर वो बहुत ज़्यादा आप इतना खर्च चाहिए, अगर बिल्कुल आप उसको यानी मज़ीद मजबूत करना चाहें, वो जो तारे हैं उनका अपने बाढ़ जो यानी लगाई हुई है बाढ़ जी, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए। तो बहरहाल ये अब जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उसकी भी जिम्मेदारी है, जो वफाकी अदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस सारी सूरत हाल को संभालें और अपने फ़राइज़ अदा करें। तो मेरे ख्याल एक सब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए, जो सरहदों के जो मुहाफ़िज़ हैं उनकी भी और जो दाखिली सूरत हाल जिनके ज़िम्मे है उनकी भी। इस तरह से हम पहले से हालात बेहतर हुए हैं लेकिन मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है उसमें। शामी साहब, जो आखिरी मतलब इसमें मैं जो देख रहा था कि जो बात हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल आसिम मुनीर साहब जो उन्होंने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म का इयादा किया है
और कहा है कि देरपा अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी नहायत ज़रूरी हैं। ये पैगाम है किसी के लिए, यानी कि बिल्कुल जी आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ हैं। पैगाम भी हो सकता है, ख्वाहिश भी हो सकती है, इरादा भी हो सकता है। अच्छा, देखिए मतलब ये कि हम सब पाकिस्तानी हैं और किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो, कोई हमारा कोई रंग हो, कोई ज़ुबान हो, कोई बोली बोल रहे हो हम, लेकिन पाकिस्तानी के तौर पर तो हमें अपने फ़राइज़ अदा करने हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जिसको शिकायत रहती हैं, उससे भी शिकायत रहती हैं, लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है वहाँ तो सरफराज बुगटी साहब उसके वज़ीर आला है। हाँ जी। और उनसे तो वफाकी हुकूमत को ना कोई शिकायत है, ना उन्हें वफाकी हुकूमत से कोई शिकायत है, और ना हमारे जो अदारे हैं उनसे कोई शिकायत है। अब उनके खबरें उड़ती रहती हैं कि उनके भी जनाब तब्दीली होने वाली है, उनके सियासी मुखालफिन भी मुलाकातें वगैरह सादिक से मिले हैं। उसके बाद ये भी हुआ कि भाई वो कोई ऐसी वहाँ तब्दीली नहीं हो रही, सरफराज बुगटी साहब अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और बड़े चौकस हैं, बड़े यानी दबंग किस्म के पाकिस्तानी हैं। ठीक है। और सर हथेली पे लेके काम करते हैं। ठीक है। लेकिन बहरहाल अब बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको भी तवज्जो देने की ज़रूरत है और उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए ना, हम बात तो बिल्कुल जनरल साहब ने बिल्कुल, फील्ड मार्शल ने बिल्कुल दुरुस्त कही है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। अब देखिए, अब वो सुहेल अफरीदी साहब मिलना चाहते थे इमरान खान साहब से, सर उस पर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ, अब देखिए उनकी बहनें जो हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वो रात कल भी उन्होंने वहाँ धरना दिया हुआ था, रात के को 12 साढ़े 12 बजे वो मुश्किल वो वहाँ से धरना उनका ख़त्म हुआ। वो जो पुलिस के लोग आए, फिर राजा नासिर अब्बास भी आए और सब ने कहा कि कुछ यकीन दहानी ऐसी कराई कि आइंदा हफ्ते मुलाकात हो जाए शायद। ठीक है। तो बहरहाल ये क्या मसला है, मैं तो अर्ज करूंगा पॉलिटिकल वाली साइड पे आपसे अभी आते हैं। देखिए बात खत्म कर ले। अच्छा। हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी हैं, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। जो पीपल्स पार्टी अपनी जमहूरी उस पर बड़े जोर देती रहती है कि अपनी जमहूरियत की बड़ी मुहाफ़त समझती है अपने आप को, तो भाई इसमें आप खुद ही बीच में पड़ जाए। ये कितना तमाशा है कि उनकी बहनें जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, उनको जनाब वो धरना देती हैं, किसी एक बहन को भी मिलने नहीं दिया जाता। इससे क्या फ़ायदा है? इससे यानी जो कौमी इत्तेहाद है, भाई एक कानून जो है उसके मुताबिक तो काम अपना चलना चाहिए। चलिए मुकदमा किसी पे चल रहा है, अदालत में चले, उसको सामना करें, मगर ये क्या तरीका है? इससे जो एक आसाब कौम के हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं ना। अब हमारे अदारे भी गौर कर लें, हमारे हुक्मरान भी, हमारे सदर पाकिस्तान भी, हमारे कायदे जनाब ऐवान भी, खुदा के लिए 10 बस्ता उनसे अर्ज है ये बातें ख़त्म कर दें, कोई वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा कर ले, लोगों का इकराम करे। वो जो कहते हैं उनके बुरे भले को जो जेल में होता है वो आप जो पॉइंट कह रहे हैं ना, मैं सर इस पे इसलिए आना चाह रहा हूँ थोड़ा आगे जाके, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो आज बात की है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मरियम साहिबा ने जो कहा है कि जी ये रिवायत शुरू किसने की, क्या ये जारी रहेगी नहीं, इस पे मैं आऊँगा। सर हमारे साथ असल में मेजर जनरल रिटायर्ड शुरू की जाहिद महमूद साहब है, खत्म होना चाहिए। हाँ, ये हम इस पे बात करें। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ सर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी सलमान, थैंक यू सर। असरे हाजिर के तकाजे पूरे करने के लिए हम टेस्ट भी कर रहे हैं, मिसाइल फायर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और डायनामिक्स जो हैं वो जैसे अभी शामी साहब कह रहे थे कि चेंज हुए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि जी कल 27 उसके बाद से एक नया दौर पाकिस्तान में अस्करी एतबार से जो है वो आने जा रहा है, क्या फोर्सी कर रहे हैं सर आप? जी थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर द इनवाइट, और मेरा भी मुजीबर रहमान शामी साहब को बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन ऑल डोमेन्स और अपनी प्रिपरेशंस अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ वॉर, कंसिडरिंग ये जो थ्रेट पाकिस्तान के खिलाफ मैक्सिमम थ्रेट मैं इसको कहता हूँ जो क्रिएट की गई है, और उसके अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स दोनों, फिर हिंदू जायनिज्म की हम देख रहे हैं एप्लीकेशन, खास तौर पे ये जो हिंदुत्व के थ्रू हो रही है उसके हेजमोनिक डिजाइंस हैं। तो इसको एक ही इन डिजाइन्स को रोकने के लिए एक ही ताकत इस रीजन में मौजूद है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो डिफाइंस जो हुसैनियत है वो हर पाकिस्तानी में रिजाइड करती है, और उसकी मिलिट्री फिर उसकी रिफ्लेक्शन करती है जब भी इंडिया पाकिस्तान को टेस्ट करता है।
तो अभी आपने देख लिया जो सिचुएशन हुई ऑपरेशन सिंदूर की, जो उनको नाकामी हुई है, इसलिए तो वो 2.0 की बातें कर रहे हैं कि 1.0 ने तो उनको एम्बैरसमेंट के अलावा कुछ नहीं लाया उनके लिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप उनको हर थोड़े दिनों बाद याद भी करवा देते हैं। और उनका अपना स्ट्रेटेजिक माइंड बड़ा वरीड है इनसाइड इंडिया। अच्छे लोग भी हैं जो वार को समझते हैं, वो बड़े वरीड है कि ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये हमें किस तरफ ले जाएगी। तो पाकिस्तान ने उस कॉन्टेक्स्ट में अपनी प्रिपरेशंस को, अपनी विल को, डिजायर को शो किया है कि जी हम आपके साथ 2 नॉच अप ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज में। आपने अभी ताजा धमकी दी कि जी हम अगला रिस्पॉन्स है वो पानियों से आएगा, तो पाकिस्तान ने भी अपने पानियों का जो रिस्पॉन्स है और जमीनी जो रिस्पॉन्स है उसका मुजाहरा किया है, एक स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दिखाया है। इससे हमारी जो दिफाई कुव्वत है उसमें कितना इजाफा होगा? देखिए शामी साहब, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्राइड जो है आपके पानी हो, आपके एयर स्ट्रेटजी हो, आपकी नेवल स्ट्रेटजी हो, आपकी जो लैंड स्ट्रेटजी हो, वो ऑल इनकम्पसिंग रिस्पांस देगी जी। अब इजाफा इस तरह की, ये जो नया सिस्टम है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवियोनिक्स है, दे आर फॉर ग्रेटर फॉर बेटर, और ये किसी भी किस्म के डिफेंसिव सिस्टम को एवेट करके अपने हदफ तक पहुंच सकती हैं जी। उनको बड़ा नाज था S-400, ऑलरेडी पाकिस्तान ने रिसेंट पास्ट में पहलगाम में दिखाया कि हम उसको कैसे ब्रीच करते हैं। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करके जो 26 मेन टारगेट्स और अराउंड 129 के करीब दूसरे टारगेट्स लिए अपने रिस्पॉन्स में, जो अपनी पोटेंशियल दिखाई। तो यही फ्यूचर की वो चीजें हैं जो इंडिया देखिए बड़ा ह्यूब्रिस अपनी अप्रोच रखता है, अपनी इंडिजिनाइजेशन, अपने डिफेंस क्लेम बहुत करता है, अपनी मॉडर्नाइजेशन के क्लेम करता है। सर क्लेम तो करता है, लेकिन जो हकीकत में हुआ उसकी मिसाल तो हमने ज़ाहिर अफसोसनाक कहेंगे वो वाकया हुआ जो तेजस जो गिरा, उसके बाद ये कहा जा रहा है आर्मीनिया ने जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया है। वो सोच रहे हैं कि भाई ये तो हम कौन सा जहाज़ लेने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान दूसरी तरफ जो है वो खुद कफील हो रहा है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने भी बात की कि इंडिजिनस, यानी हमने F-17 हो, J-17 थंडर हो, या फिर जो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी या जो अभी जो ये तजर्बा किया एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का, ये भी पाकिस्तान ने खुद तैयार किया। तो जो खुद कफील होना है ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जो फ्यूचर सलमान जो आ रहा है ना जी, जो फ्यूचर आ रहा है, पूरी दुनिया में मिलिटराइजेशन बढ़ रही है जी। आप नेटो की मिलिटराइजेशन देखें, मिडिल ईस्ट में देख ले, हमारा रीजन, तो वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ वॉर। अच्छा, इसके लिए अभी तमाम लोग जो है ना वो अपनी ताकतें, अपनी कुव्वतें तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान का पास्ट का एक्सपीरियंस शामी साहब बेहतर इस पे कमेंट्री कर सके कि कोई अच्छा रहा नहीं है जी। हमने F-16 भी लिए तो उसके साथ कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच कर दिए जाते हैं। जब आप वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज पे या वेस्टर्न ममालिक पे और खासतौर पे अमेरिका पे डिपेंडेंट होते हैं तो एक फियर रहता है, फियर ऑफ अननोन के जब टाइम आएगा, जब वक्त आएगा तो ये सपोर्ट अभी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। यस, चाइना इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसने रिसेंट पास्ट में ये साबित भी किया। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है वो किसी मुल्क की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, अपनी ताकत खुद पैदा करते हैं। तो वो कुरान में भी हमें हुक्म है कि अपनी ताकत, पूरी कुव्वत और ताकत के साथ तैयारी रखो। तो ये बेसिकली इंडिजिनाइजेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपको अश्योर्ड सपोर्ट देती है, देयर इज नो स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट। तो इससे बड़ी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और कोई भी नहीं हो सकती। फिर जिसकी जब आप ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं अपनी वॉर मशीनरी की, तो आपको पता होता है कि मैंने इस वॉर को कैसे एग्जीक्यूट करना है और अश्योर्ड सपोर्ट होती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो कॉन्फिडेंस आता है स्टेट में, पूरी स्टेट का, क्योंकि वॉर इज अ नेशनल एक्टिविटी, तो पूरी कौम कॉन्फिडेंट होती है कि एट द टाइम, अभी इंडिया का कॉन्फिडेंस अवाम का शैटर्ड है अपनी अफवाज के अंदर। ये तो इसको खैर अफवाज नहीं कहता, ये मिलिटेंट विंग बन गया सर संघ परिवार का, क्योंकि जिस तरह की वो स्टेटमेंट और चीजें कर रहे हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इंडिया के तो हासिल नहीं करना चाहते, तो वो कॉन्फिडेंस वहां पे शैटर्ड है। जैसा जो अस्करी झटका लगा जो मई के महीने में, उसके बाद हमने देखा कि हिम्मत नहीं हुई भारत की कुछ करने की। तो लेकिन जो उसने, हम ये कह सकते हैं कि नॉन मिलिट्री कुछ ऐसे इकदाम छुप छुपा के करने की कोशिश की या की जा रही है। आपको लगता है कि अब भी कोई ना कोई खतरा है कि वो कर सकता है, या सिर्फ ये बयानात की हद तक है जो कभी राजनाथ सिंह दे देते हैं कि जी सिंध जो है वो वापस भारत में शामिल हो जाएगा, इस तरह की बातें आना? देखिए, हेजमोनिक डिजाइन तो उनके हैं जी, वो चाहे राजनाथ दे या कांग्रेस न दे, इनके हेजमोनिक डिजाइन तो हैं। ये तो रिजाइड करता है उनके डिजाइन में, कांग्रेस भी और वो दूसरा। जहां तक आपने जो सवाल किया है सलमान, जहां तक जो मिलिट्री माइंड है या जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है या थॉट है, उसके मुताबिक तो देयर मिलिट्री इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नया और कोई मिस एडवेंचर करे, क्योंकि ऑलरेडी एम्बैरेस्ड है और दे आर नॉट इन अ पोजीशन। बट
कंट्रोल जो वॉर का, जैसे मैंने पिछले जवाब में आपसे बात कर रहा था कि वो है इस मिलिटेंट विंग, कभी ये भी चला गया पॉलिटिकल, जो इनकी जो टेररिस्ट जो लीड कर रहे हैं, वॉर का कंट्रोल उधर चला गया। वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कह ले, डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए कह ले, अपनी हिंदुत्व के भी ऑब्जेक्टिव जो है ना, एक्सट्रीमिस्ट ऑब्जेक्टिव, उनके लिए कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो पाकिस्तान ने ये देखना है कि उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के साथ साथ उनकी विल को भी हम देख रहे हैं, वो दैट इज अनप्रेडिक्टेबल हुई है कि वो कर सकते हैं या नहीं। इसलिए पाकिस्तान को 24/7 हम रेडी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विल भी है टू गो टू एनी लेवल, टेक्टिकल से लेकर स्ट्रेटेजिक लेवल तक। जो पाकिस्तान के नेशनल वाइटल इंटरेस्ट हैं उस पर आप किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो पहलगाम में आपने जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी की है और वर्ल्ड को भी की है, आप देखिए ना, पहलगाम की रात तक तो जेडी वाइस प्रेसिडेंट कह रहे थे कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, दिस इज इशू बिटवीन यू टू। और अगले दिन कैसे स्क्रैम्बल हुआ अमेरिका जब उन्होंने देखा कि यार पाकिस्तान इज नॉट अ तरने वाला, वो तो रिस्पॉन्ड करता है। वो जो इस हुसैनियत की मैं बात कर रहा था, जो डिफाइंस है पाकिस्तान की, वो तो मैनिफेस्ट होती है। And with this present military leadership, जितना मैं इनको जानता हूं, and with this political leadership, nobody can afford कि हम इंडिया को रिस्पॉन्स न दें। We will respond, और इफेक्टिव होगा और डिसाइसिव होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला रिस्पॉन्स पाकिस्तान का बहुत पेनफुल होगा जी। ये जो अफगानिस्तान से जो चैलेंज हमें दरपेश है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि दहशत गर्दी जो है, इसे अगर अब बड़ी महारत से और बड़ी तेज़ रफ्तारी से हमने सुराग लगाया है, उन लोगों तक पहुंचे हैं जो सहूलतकार थे, लेकिन ये सिलसिला जो है इसको कैसे रोकेंगे, वो इस पर भी कुछ करेंगे आप यानी इसके रास्ते में रुकावट कैसे करेंगे? हल क्या है इसका, आप क्या लगता है? देखिए शामी साहब, जो अफगानिस्तान के मामलात हैं ये जरा सेंसिटिव हैं जी, सेंसिटिव जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब एज अ स्टेट डिसाइड कर लिया हुआ है कि जब तक आप कॉस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को, अनफॉर्चुनेटली वो अभी जितना भी पास में हमने किया, वो मैं तो उस पर कमेंट्री भी नहीं करता, मैं तो अपने कौम को भी ये कहता हूँ कि अभी जो रोना धोना है, हम बिटरे हुए, हम मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत कुछ हमने सफर कर लिया। द नेचर ऑफ स्टेट वो चेंज नहीं हुई जी। वहां पे पहले भी जो मुजाहिदीन को भी सपोर्ट किया, यू नो बेटर देन अस, आपने वो देखा, वो भी अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए था। तालिबान को भी जो सपोर्ट किया वो स्टेबिलिटी के लिए था कि कुछ मुल्क को स्टेबल कर देंगे यार, ताकि पाकिस्तान स्टेबल हो। अदर देन द रिलीजियस और बाकी अफिनिटीज के अलावा भी ये जो स्टेबिलिटी, हम समझते हैं कि अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा तो हम स्टेबल नहीं होंगे। अब हैविंग सेड दैट, अभी ये जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें आ रहा है जी, पाकिस्तान ने तो डिसाइड कर दिया कि जी वो काइनेटिक के जरिए वो कंडीशंस क्रिएट करेगा जिससे इफेक्टिव डायलॉग हो सकेगा। डायलॉग तो हिस्सा होता है जी वॉर का, और इट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो लोग कहते हैं ना डायलॉग करें, खाली अच्छा डायलॉग करें तो क्या करें, आप क्या दे सकते हैं? आपने चाइना के साथ मिलकर किया, सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर किया, खुद करते रहे। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, बाजोड़ में जी अगस्त 2025 में बाजोड़ में 8 दिन जिरगा होता रहा लोकल इन तालिबान के साथ, 7 उसके सेशंस हुए। उसके एंड में उन्होंने क्या किया, अपनी हठधर्मी से निकले नहीं और 3 अटैक किए इमीडिएटली जो ही टॉक्स खत्म हुई, और बाजोड़ियों के ऊपर पख्तूनों को मारा। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, पख्तून वर्सेस पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, विच इज वेरी डेंजरस, और हमारे अपने लोगों को ये इस चीज को समझना होगा। तो काइनेटिक में प्रिसीजन के साथ ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी, दे आर वेरी क्लियर। और ये जो नेक्सेस है इनका, जो इसको डिप्लोमेटिकली हमने देखे ना, इन चीजों को हमने तमाम फोरम्स पे लेके जाना है और बार बार लेके जाना है। जो आज आप डिप्लोमेटिक एक्टिविटी करते हैं वो 2, 2.5, 3 साल बाद उसका रिजल्ट आ रहे होते हैं। दुनिया में रिकॉग्निशन है, रियलाइजेशन है कि टीटीपी और ये फित्रा खवारिज और अफगानिस्तान की जो सरजमीन है। जनरल साहब सॉरी, हमें ब्रेक पे भी जाना है क्योंकि ये जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब का जो इल्ज़ाम था कि जी पाकिस्तान ने हमला किया, उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है पाकिस्तान ने। कल हमने देखा DGISPR ने साथ में ये भी कहा कि रियासत की तरह बिहेव करना होगा। आपको लगता है कि ये कोई एक यानी फॉल्स फ्लैग का यानी कि एक ऑपरेशन हम इसे कह सकते हैं कि कोई ऐसी बुनियाद फराहम करने की कोशिश है तालिबान की या TTP की या अफगान जो यानी कि हुकूमत है इंतजामिया उनकी, कि कल को पाकिस्तान पर अटैक किया जा सके, उसको बुनियाद बना के? सलमान, ये जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान ये जो सपोर्ट कर रही है TTP को और अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर कंट्री इंडिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर रही है, इसके 4-5 चीजें हैं जी। मिलिट्री एस्पेक्ट तो साइड पे, लेकिन जो डोमेस्टिक गवर्नेंस फेलियर्स हैं, जो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पावर में तो वहां पे आ गए हैं, तो वहां पे डोमेस्टिक भी इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है टू परफॉर्म। अफगानिस्तान का तो एजेंडा ये लाए नहीं है,
अब उनको एक फियर ये जरूर रखना चाहते हैं, हर वक्त रखना चाहते हैं। कभी रशिया का था, चले वो तो रियलिटी थी, अमेरिका आगे रियलिटी थी। अब उनको कोई ऐसा एनिमी बाहर एक्सटर्नल तो मिल नहीं रहा, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का फियर इनको रख के, इनको डराएं, वर्जन में रखे और हुकूमत करते रहे, पावर में रहते रहे। तो दे नीड सम एनिमी। और दूसरा उनको फियर है कि जी तहरीके तालिबान अभी हकानीज जो है वो अपना पुल करते हैं, उनको डर है कि अगर हमने टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन लिया और इनको अनजस्टिफाई कर दिया तो ये शायद हो सकता है कंधारियों के साथ मिल जाए। कंधारियों को डर है ये उधर हकानीज के साथ ना मिल जाए, दोनों को डर है कि आईएसकेपी के साथ ना चले जाए, क्योंकि ये कोई किसी एक रीजन से तो वॉर नहीं कर रहे, जो पैसे वाले टेररिस्ट है। तो काबुल में अनफॉर्चुनेटली वेरी मेनली पेनफुल है ये स्टेटमेंट देती हूँ, बट फैक्ट है कि टेररिस्ट की हुकूमत है। ठीक है जावेद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड जाहिद मामूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब बस ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर मैं ब्रेक के बाद आके आपसे जरूर कमेंट लूँगा। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामी साहब, ज़िमनी इंतखाब ने लगता है कि एक नई रूह फूंक दी है मुस्लिम लीग नून में। नवाज़ शरीफ साहब जो गायब रहते थे, नज़र नहीं आते थे, वो ट्वीट भी कर रहे हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। आज जो हैं वो बाकायदा जलवा अफरोज़ हुए वो, और मरियम साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी। क्या फरमा रहे थे, ज़रा याद दिला दे। मुझे सवाल तो यही करना है कि वो क्या माजी में ही फंसे हुए हैं, आगे निकलेंगे नहीं? क्योंकि वो जब भी बात करते हैं ना। आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई। किस बात पे? कि नवाज शरीफ साहब को मैंने देखा, माशाल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे और बिल्कुल यानी हशाश बशाश थे। सर्जरी की बात कहने के पहली बार सेहत भी मुझे अच्छी लग रही थी उनकी, और लगता है ये नफ्सियाती असर भी होता है ना। अच्छा, अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, सही, तो उनका एक नतीजा ये भी निकला है कि मुस्लिम लीग जो है उसने सारी नशिस्तें जीत ली हैं। सचमुच में जीत गए। हाँ सचमुच। और फिर ये हरीपुर में जो मार्का हुआ है तो एक नई तवानाई मिली है। तो जो नए मुंतखब हुए हैं अरकान असम्बली, उनको उन्होंने आज याद कर रखा था, बात दी है उनको, ताकीद भी की है उनको। हाँ। वहाँ मौजूद थी मरियम बीबी भी मौजूद थी, उन्होंने भी खिताब किया। हाँ। सर मैं नवाज शरीफ साहब, हाँ। बहरहाल ये अच्छी बात है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं तो इसी तरह चहकते रहें, बातें करते रहें। अच्छा। और बड़ा हमें भी हौसला दिलाते रहे। अच्छा। और खुद भी हौसला। कारकुनान की भी जरा आंखें थक जाती हैं ढूंढते ढूंढते कहाँ गायब हैं। एक बड़ा अच्छा एक तासुब था। और ये ज़िमनी इंतखाबात का, इसके लिए भी अब इमरान खान साहब जो हैं वो ज़िमनी इंतखाब का बाइकाट ना करते, वो कन्फ्यूजन पैदा ना होता। और उन्होंने कहा नहीं कि जो हमारे लोग जो नाअहल करार दिए गए ना, वो क्योंकि गलत किए गए, गैर कानूनी तौर पर नाअहल किए गए, इसलिए हम इनकी जगह बंदा खड़ा नहीं करेंगे। तो NA-18 में क्यों किया खड़ा? फिर NA-18 में खड़ा कर दिया, फिर वहाँ हरीपुर में खड़ा कर दिया। लेकिन बहरहाल तो अब जो भी है मौका दे दिया उन्होंने PMLN को। अच्छा। अब वो नशिस्तें भी उसने जीत ली। ठीक है। और एक नया हौसला भी पैदा हो गया। ढंडोरा भी पीटेंगे अब जाहिर है पीटेंगे, पीटने का हक है। अच्छा। सियासतदान तो अब वो माजी याद दिला रहे हैं सर आज। उन्होंने माजी का तज़किरा भी किया, जाहिर है माजी का तज़किरा। मैं सर सुना दूं उनकी ज़बानी जरा। और मरियम बीबी भी बड़े हौसले में थी। पहले जरा सुनते नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या कह रहे हैं। पता नहीं ये कोई नया मुतालबा कर रहे हैं शायद। जरा सुनिए क्या कहा नवाज शरीफ साहब ने। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। अल्लाह ताला के फजल करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी, 3% पे हमारी महंगाई थी, बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद। लोगों ने इस मुल्क के अंदर इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है। IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए। मरियम नवाज साहब को भी सुन लें, वो साथ ही बैठी थी, उन्होंने क्या कहा। मियां वाली में ग्रीन बस
जो है वो लॉन्च करने गई थी, मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियां वाली में तब्दीली आ गई। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया, और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए, जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं। आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है, और ना ही उस पर कोई सीरियसली काम धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू, एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। शामिद साहब, पहले तो नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब हों या मरियम बीबी हों, वो अपनी सियासतदान है, वो अपना नैरेटिव बनाने का हक हासिल है। जो जिस तरह खान साहब जो थे वो अपने ये धुन में मगन थे, और जो उनके देखिए उनके अल्फाज बाद औक़ात कितने दिल को चीर देने वाले होते थे। बहरहाल अब जो भी है, इस वक्त मुस्लिम लीग जो है ज़िमनी इंतखाबात जीती हुई है, तो उसको अपना ज़रा बगले में जाने दें, भंगड़ा डालने दें। अच्छा। कोई गुनगुनाने दें। ये तो शामी साहब मगर एक बात मैं जरूर कहूँगा, जी, अभी जो माजी की बातें हैं अपनी जगह है, लेकिन मैं ये मुअद्दबाना ये गुजारिश करूँगा कि भाई ये जो हो रहा है ना इमरान खान के साथ, ये कि उनकी बहनें नहीं मिल पा रही, उनके अजीज नहीं मिल पा रहे, और ये खत्म होना चाहिए। अच्छा। और ये जो है मामूल के मुताबिक जो है, जिस तरह कैदियों से मुलाकातें होती हैं उस तरह मुलाकातें होनी चाहिए। यकीन करें इस सियासत में कोई यानी कोई ताकत और कमज़ोरी मुस्तकिल नहीं होती। अच्छा। ये आज एक सियासी जमात बड़ी ताकतवर है, कल कमज़ोर हो जाए। सर यही तो मरियम साहबा कह रही हैं कि रिवायत किसने डाली। अब सवाल ये, क्या ये जारी रहेगी या ख़त्म होगी कहीं पे? आप उसको अगर रवायत को आप फॉलो करेंगे तो उनको फिर अपना लीडर मान लेंगे। अच्छा। हाँ जी, आपको नई रवायत कायम एक तरफ वो ये कह रही है कि जी मौरूसी सियासत पीटीआई कर रही है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि देखें जी आज नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम है और बेटी जो है वो वजीर आला है, हुकूमत नवाज शरीफ की है। अब ये फिर उनके दोनों के दरमियान मामला रहने देना। अच्छा। तो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे से निपटते रहे। हमारे सामने तो जाहिर है ख़ानदान जो है वो तो मौरूसियत यहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है। सही। लेकिन असल बात यह है कि रवायात अच्छी कायम करनी चाहिए, जो बुरी रवायात हैं उनको दोहराना नहीं चाहिए। और खुदा के लिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, खुदा के लिए, जरदारी साहब अगर सुन रहे हैं, बिलावल भुट्टो सुन रहे हैं, खुदा के लिए आप मियाँ नवाज शरीफ साहब ये ना करें। ये मामूल के, ये हुकूमत जो होती है ना वो इश्ताल में नहीं आती। अच्छा। ये अपोजिशन इश्ताल तो लाती है। अपोजिशन जो है मनफी बातें वो करती है। अच्छा। आप उसके साथ ना मिल जाए तो सर फिर सारी मुसीबतें जो है वो फिर हुकूमत तो नहीं खड़ी कर रही ना पीटीआई के लिए। नहीं, अब सोहेल आफरीदी साहब अगर कोई बयान दे देते हैं जाके कर रही है, वो खुद कर रहे हैं। अगर उमर अयूब साहब जो कि इलेक्शन मुहिम में पेश हैं लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो रहे, इश्तिहारी करार दिए जा रहे हैं, तो वो उसमें उनका क्या कसूर है? बर्रे सगीर में कभी ऐसा नहीं हुआ। सियासतदान जो है बड़ी बड़ी कैदें झीली हैं, बड़ी बड़ी मुशक्क़तें उठाई हैं और मसाइब उठाए हैं, कभी इस तरह भागे नहीं है, जेल से भागे नहीं है। सही है। कोई भी हो अंग्रेज के दौर में दो जमातें तो मिसाली है ना, आज नहीं, नून लीग भी और आपकी पीपल्स पार्टी भी के अदालतों का केसेस का सामना करके ये लोग बरी हुए। यानी उमर अयूब साहब जो है वो मुकदमात उनके पीछे हैं, वो मफरूज करार दे रहे हैं। अब उनके शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट जो है ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। उसको क्या कर दिया? ब्लॉक करने का हुक्म कर दिया। हाँ जी। तो ये उमर अयूब साहब हो या दूसरे साहब, भाई आप आइए, मुकदमा लड़िए, जेल जाना पड़े चले जाइए, अपनी जिद्दोजहद जारी रखिए, उसी में आपका भला है। अच्छा। मगर ये भागते चले जाना और मफरूर बन जाना, इश्तिहारी बन जाना, ये सियासतदान इस तरह नहीं करते। मैं मानता हूँ उनकी मुश्किलात है, उन पे उनकी शिकायत है और जायज़ शिकायत भी हो सकती हैं। अच्छा। कि मुकदमे पे मुकदमा, लेकिन बहरहाल सियासतदान जो हैं उनका रवैया जो है अपना छोड़े। और दूसरी बात मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई जेल के अंदर है उनके साथ ऐसा सलूक न करें कि उनकी बहनें जो है रात को सर्दी में बैठी रहें और आप फिर
उनकी मिन्नत समाजत करके उनको वहां से रुखसत करें। सोशल मीडिया पे तरह तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ कि ये मिलने नहीं दिया जा रहा, ठीक है, वो एक अलग रीजन है अपनी जगह, लेकिन जिम्मेदारी है, वो इमरान खान की जिम्मेदारी है, उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया को लगाम दें, ये लोग उनके नाम पर ये सारे कारोबार कर रहे हैं और जो गालियां दे रहे हैं, जो दुश्मन तराजी कर रहे हैं, पीटीआई उनके रास्ते ऑफिशियल पेजेस से जो है वो इंतहाई गलीज मुहिम ऑफिशियल पेजेस से कर रही है, वो भी नुकसान कर रहे हैं ना। उन्हीं की बेड़ियों में वट्टे डाल रहे हैं पंजाबी मुहावरे को। अच्छा, ये इससे भी बाज आए, ये सियासत ऐसे नहीं होती। सियासत देखिए किस तरीके से हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या सियासत की है, गांधी जी ने कैसे की है, और किस तरह यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, वहाँ ज़फ़र अली खान ने बरसों जेलों में गुजार दिए हैं। और एक कायद-ए-आज़म का तो देखिए ना, एक एक लफ्ज़ तोल के बोलते थे। और आज तो हम कायद-ए-आज़म में याद आया, अभी ये तारुल्लाह तारड़ साहब का ट्वीट आया था, मैसेज। अच्छा, वो बहरीन गए हुए शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, एग्जैक्टली, बहरीन के बादशाह ने उनको आला तरीन एजाज़ दिया है बहरीन का सिविल अवार्ड जो है। और साथ ही ये कहा है कि हमारे पास दस्तावेजात मौजूद हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे वकील रहे हैं। वाह यानी एक कानूनी मुआवनत की है उन्होंने बहरीन के। अच्छा, और बड़ी उन्होंने उसको याद किया है फख्र के साथ। जबरदस्त, आप देखिए टाइज है ना बहरीन के साथ। अच्छे काम करते हैं जब हमारे लीडर, तो या तो उनको नस्ल दर नस्ल हम उनसे इस्तेफादा करते हैं ना। बिल्कुल। आज हमारे जो यहाँ के कौंसल जनरल तुर्की के, वो आए हुए थे उसमें ज़फ़र अली खान फाउंडेशन। अच्छा, तो वो भी हम पुरानी बातें याद कर रहे थे। वहाँ हमारे चेयरमैन है खालिद महमूद साहब दूसरे, कि भाई तहरीक खिलाफत में वहाँ ज़फ़र अली खान ने क्या किया, वहाँ मोहम्मद अली जौहर ने क्या किया, और तुर्की और हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे उनको जोड़ दिया आपस में। अब पाकिस्तान उनके वारिस है उस जज्बे का, और तुर्की और पाकिस्तान जो है कैसे अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल यानी कंधे से कंधा मिला के खड़े। तो जो नस्ल दर नस्ल यानी जो याद रखी जाती हैं, जो कुर्बानियां हैं, जो उनके फैसले हैं, वो याद रखे जाते हैं। तो अगर आप ये घटियापन का मुजाहरा करेंगे, दुश्मन तराजी से काम लेंगे, मनफियत प्रोपेगेंडा करेंगे आप, तो फिर किसको याद रखेंगे लोग? ठीक है, फिर कोसेंगे। तो फिर सर ये जो मुतालबा बस क्विकली बानी पीटीआई को लाने वाले भी मुजरिम है, उन्हें कटहरे में लाया जाए, ये आपको सिर्फ बातों की हद तक लग रहा है, ये कोई मुतालबा नहीं है ना। कटहरे में खड़े हैं जनरल फैज हमीद, तो उसको कर रहे हैं, मगर यह बातें क्या है, छोड़ दीजिए, माजी को भूल जाएं। हाँ, ये असल बात है ना, मैं समझता हूँ एक दूसरे को माफ करने की आदत भी डालें। मियां साहब बड़े दिल के बड़े हैं, बड़ा दिल रखें अपना, आगे बढ़े। सर वो जिन 4 साल की बात कर रहे हैं कि उसमें मुल्क जो है वो सत्यानाश हुआ, तबाह हुआ, वो तो 2018 से 2022, लेकिन जो ये हुकूमत है ये खुद पहले IMF को रिक्वेस्ट करती है कि आप जो है वो ज़रा चेक करें हमारे यहाँ करप्शन। अब जो है वो वजारत मनसूबाबंदी ने एक सर्वे किया है, लेबर फोर्स सर्वे, उसमें पता चला है कि जी 59 लाख अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में बेरोजगार हैं, और ये शरह जो है वो 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। सर पहुंचेगी, जाहिर है कि हमारी मुश्किलात रही हैं, मसाइल हैं। हमारी आबादी कितनी बढ़ रही, पहले तो आबादी रोकें, ये बात है उसमें सर्वे में कि आबादी एग्जैक्टली रोकने की जरूरत है। इतनी बढ़ रही है, 2040 तक अगर काबू ना पाया गया तो आबादी 40 करोड़ तक पहुंच जाएगी ना, और हमें पता ही नहीं है, हम आराम से बैठे हुए बांसुरी बजा रहे हैं। और इसी तरीके से जो बेरोजगारी है उसमें इजाफा 38 लाख मर्द और 21 लाख ख्वातीन बेरोजगार हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी तादाद इनकी सर पंजाब में है, सूबा पंजाब में, तो आबादी ज्यादा है। तो इसलिए ये सारी बातें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, अमन होगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, हमारा सनतें आगे बढ़ेंगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। ये एक दावे करने से या नारे लगाने से तो हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। सही है, और जहाँ मसाइल हल करने हैं तो सर वो कराची वाले बड़ी शिकायत कर रहे थे कि जी बहुत हैवी जुर्माने हो रहे हैं ट्रैफिक कवानीन पर, तो लाहौर में तो बहुत कम है। पंजाब हुकूमत ने आज एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, हमारे जनाब गवर्नर पंजाब ने भी बड़े उसमें खुशीदिली से दस्तखत कर दिए हैं। यानी इसमें नक्शा कदम जो है सिंध हुकूमत के चल पड़ी, पंजाब हुकूमत भारी जुर्माने ट्रैफिक वायलेशन पे हैं। हाँ जी, भारी जुर्माने हैं, उनका ख्याल है कि इससे ट्रैफिक दुरुस्त हो जाएगी। देख लेते हैं भाई, आप पहला को एक मौका दें, 2 मौके दें, थोड़ा जुर्माना करें, फिर जो वायलेशन जारी रखें उसका जुर्माना बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो आप जरा गौर कर लें हर चीज को। मौका ही था ना कि 200, 300, 500 जुर्माने हो रहे थे ई चालान के, अब जब ये मौका देते हुए उनको टाइम गुजर गया, उन्होंने कहा अब ज्यादा होंगे। भाई मुसीबत ये है कि
आपके मुल्क में लाइसेंस उन लोगों को मिल चुके हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता। बुनियादी बात तो ये, शुरुआत ही वहीं से होती है, गलत शुरुआत तो वो है। अब ये इन चीजों को जरा इनके बड़े बड़े लगाए ना, बोर्ड लगा के बताएं लोगों को, जुर्माने ये हो जाए, मीडिया पे कैंपेन चलाएं ताकि लोगों को पता चले। फिर उनको ट्रैफिक के कवायद भी तो सिखाएं। यहाँ तो फास्ट ट्रेन में रिक्शा चल रहा होता है और ट्रक चल रहा होता है और मोटरसाइकिल चल रहा होता है, उनको पता ही नहीं है हमने चलना किस जगह। तो ये काम बहुत करने के हैं, करने चाहिए। और एक बात मैं जाते जाते अर्ज करूं कि ये मियां मोहम्मद जमील साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, अंजुमन आराइयां पंजाब के सदर, और इनका जो जवान साल बेटा नवीद जमील बड़ा एडवोकेट होनहार नौजवान था, वो यानी किसी ने उसको निशाना बनाया चंद माह पहले और छलनी कर दिया। 5 बच्चियों का बाप, ना किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई झगड़ा, और जनाब उनको वो बेचारे जो है फरियाद लेके कभी इधर जाते हैं, कभी CCPO के पास, कभी उनके के पास, और कभी हमारी मरियम बीबी को खत लिखा है, वो खत भी गर्दिश कर रहा है। तो मरियम बीबी खुदा के लिए ये देखे तो सही, ये इनके आंसू पूछे, कातिलों को पकड़े, और जो लोग कत्ल यहाँ होते हैं, किसी का भी कातिल जो है वो आजाद नहीं फिरना चाहिए। दावे तो यही है कि जी क्राइम रेट कम हुआ है। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।